चलो, good evening students, welcome to Learners Academy. Good evening. So this is the assessment test of chapter number 13, which is probability, and we will make a quick analysis of the test paper. You will tell me whether you have any doubts. इसके अलावा भी probability में कोई doubts है, मन में कुछ भी बात है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछेंगे, क्योंकि अब ये तो आखिरी है भाई, इसके बाद कोई मौका मिलेगा नहीं, है ना। जो चैप्टर होता जा रहा है मतलब वो उस चैप्टर का आखिरी पोर्शन है ना। ओके, so question number 1 was, consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. The question has been asked in Delhi 2014 compartment. C for compartment. कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, ठीक है, अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, जो ओरिजिनल सीबीएसई होता है उससे थोड़ा सा अच्छा होता है ना। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 से पिछला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 या 8 आई थे, है ना। इतना देखो मेरे को याद है। अब बाकी अब आपको उसको सॉल्व करना है। तो बेसिक चीज है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इफ देयर आर टू इवेंट्स, इसमें से ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड दैट की एफ हो गया है, प्रोवाइडेड दैट कि एफ हो गया है, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कराते हैं ई ऑन एफ एंड विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और अगर ई और एफ जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स देते हैं, मतलब ई के अंदर जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं और एफ के अंदर भी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, तो ये फॉर्मूला फर्दर कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट एफ। इसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, लेकिन अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों? इसका एक ट्री बनाया था हमने, आपको याद हो तो, है ना, याद है क्या? इसका एक ट्री बनाया था। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, तो एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया, लेट अस से ये कॉइन, ये टॉस हुआ, तो या तो ये क्या देगा, हेड, या फिर ये क्या देगा, टेल, ठीक है। फिर उसने क्या कहा था कि इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, अगर कॉइन में हेड आता है तो उसको फिर से टॉस करो, तो हेड आ गया तो उसको मैं फिर से टॉस करूंगा, तो पहले हेड आ चुका है, मतलब इस इवेंट, इस आउटकम का नाम क्या हो जाएगा, एच एच, इस आउटकम का नाम क्या हो जाएगा, एच टी। अच्छा, अगर आपका टेल आता है तो आपको एक डाइस थ्रो करना है, ऐसा वो कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होते हैं, तो इस वाले आउटकम का नामकरण करते हैं, नामकरण करेंगे तो टेल पहले आ चुका है और अभी क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 में से एक आउटकम, तो T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। सो दीज आर द आउटकम्स। अब वैसे तो ये कहने को तो 8 आउटकम्स हैं, अगर ये 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स होते तब तो मजा ही आ जाता। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है, आपसे जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछे उस इवेंट को क्या मानते हैं, ई। उसने किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। उसने उसने इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट ई को मान लूंगा, क्या, इवेंट ई को मान लूंगा ए नंबर बाय डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ये मैं इवेंट ई मान लूंगा। और जो इवेंट हो चुका है उसको एफ माना जाता है। उसने क्या कहा, कौन सा इवेंट हो चुका है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल आने वाले इवेंट को मैं क्या मान लूंगा, एटलीस्ट वन टेल, इस इवेंट को मैं क्या मान लूंगा, बोलो, एफ मान लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके हिसाब से अपन ई और एफ का इवेंट स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में तो ये 8 आउटकम्स हैं, तो इवेंट स्पेस ऑफ ई विल कंटेन, ई में क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए 4 से बड़ा, 4 से नंबर बड़ा नंबर इन 8 में से कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बस, इससे बड़ा इसके अलावा नहीं दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, T5 एंड T6। देन फिर एफ, ठीक है ना, एफ में आपको एटलीस्ट वन टेल चाहिए, कम से कम एक टेल चाहिए। देखो एच एच में एक भी टेल नहीं है, बाकी सब में कम से कम एक टेल है कि नहीं है, तो ये साथ के साथ इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, एच टी, देन T1, देन T2, T3, T4, T5 एंड T6। फाइन। अब क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है, क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकालना और उसको डिवाइड कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, ऐसा फॉर्मूला कहता है। तो उसके लिए, इसके लिए मुझे ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा,
कोई कहता है ना ये क्यों निकाल रहे हो, इस फॉर्मूला के कारण निकाल रहे हैं। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन करना है, जो 11th क्लास से सीखा है आपने, कॉमन एलिमेंट्स देखने। तो ई और एफ में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, T5 एंड T6। फाइन। तो अब अगर वही बात, अगर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते तो मैं क्या कर देता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, इसमें कन्वर्ट कर देता। प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ 2 हो जाते, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो जाते, 7 हो जाते हैं। 2/7 आंसर हमको लगता कि सही है, बट ये गलत होता, क्योंकि ये तब सही होता जब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ऑब्वियस बात है। देखो सपोज करो तनिषा एंड मी आर प्लेइंग द गेम। तो अब मैंने कहा कि कॉइन को उछालूंगा, हेड आ जाएगा तो फिर से उछालूंगा, टेल आ जाएगा तो डाइस थ्रो करेंगे। अब सपोज करो हेड आया और मैंने कॉइन को फिर से उछाला, ठीक है ना, तो उसमें भी टेल आ रहा है, उसमें भी टेल आ रहा है, और टेल आया तो टेल आ रहा है, तो फिर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें तो टेल सब में ही आ रहा है। अब मैंने कहा कि हेड के आने में मैं जीता, टेल के आने में तनिषा जीती, तो ऑब्वियसली तनिषा के जीतने के चांसेस तो ज्यादा हो गए। इक्वली लाइकली आउटकम्स कहाँ हुए, क्योंकि तनिषा के बाद टेल वाक्य कितने आउटकम्स हो गए, एक तो फर्स्ट टाइम अगर टेल आ जाता तभी भी जीत गई, है ना। नहीं, फर्स्ट टाइम अगर हेड आ जाता तो फिर से कॉइन टॉस करते हैं, उसमें वापस टेल आने के चांसेस है, और फर्स्ट टाइम ही टेल आ गया तो उसके बाद तो वैसे डाइस थ्रो कर रहे हैं, सब में ये जीत रही, तो इसके ज्यादा चांसेस हुए नहीं है, तो नॉट ए फेयर गेम हुआ ना, फेयर गेम हुआ ही नहीं। तो फेयर गेम होता है तो वहां पे फॉर्मूला लग जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। यहाँ क्या लगेगा सर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिवाइड करेंगे, जिसको अपन कहते हैं वेटेड प्रोबेबिलिटी, वेट्स देंगे अपन उसको, क्या देंगे, वेट्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो जैसे ही कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आने की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, हाफ एंड हाफ। फाइन। अब हेड हेड आने की और हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के। हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्क्रीन पे देखो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से सोल्व कर सकते हो चाहो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अगेन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। हेड टेल आने की भी सिमिलरली क्या हो जाएगी, 1/4। एक तरीका तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एक तरीका ये है कि अभी इस हेड के पास टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ, और हाफ विल बी डिवाइडेड इनटू 2, तो हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ये ले जाएगा, 1/4 ये ले जाएगा। ऐसे देख लो चाहे ऐसे मल्टीप्लीकेशन, मैंने जब करवाया था तब मैंने ऐसे तोड़ के दिखाई थी, क्यों दिखाई थी ऐसे, क्योंकि तब तक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी करी नहीं थी, पहली एक्सरसाइज का ही चैप्टर क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो आ गई, तो इसलिए मैंने वो तोड़ने वाला तरीका बताया आपको, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, T1 T2 T3 T4, चलो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से T1 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो टी आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस में, 1/6, तो कितनी हो जाएगी, और अब इसको तोड़ो, 1/2 को 6 पार्ट्स में तोड़ेंगे, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से कर लो, चाहे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कर लो, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको फॉर्मूला में कैसे रखते हैं अपन, आप अलग अलग आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में दो आउटकम्स हैं, तो यू विल ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 डिवाइडेड बाय एफ में कितने हैं, एफ में 8 है, तो आप पूरे 7 है सॉरी, तो सातों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 एंड T6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 प्लस 1/12। फाइन। और इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT कितनी है, 1/4, और फिर उसके बाद फिर T1 T2 T3 अप टू T6 कितनी है, 1/12 1/12, तो 6 बार है, तो आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 1/12, भाई एक की 1/12 है और 6 है ना वो, समझ आया कनिष्का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 1 6 से 2 टाइम 1/2 हो गया है ना, 1/12 प्लस 1/12 इज 2/12, और नीचे 4 एंड 2 का एलसीएम 4, 1 प्लस 2 2 या 4, 4 से 1 4 से 3 टाइम, आगे बोलो 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 3 जा 9, 2/9 इज द फाइनल आंसर। किया था अटेम्प्ट किस किसने, सभी नहीं किया है ना, तो करेक्ट आंसर आएगा तो गलती नहीं करोगे, कोई कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी चीज की मतलब एक्सरसाइज 1 में से तो आना हलवा होगा एक तरीके से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से आ जाएगा, तो उसमें तो गलती करने का चांस ही नहीं देना है अपने को, है ना, ठीक है।
हाँ, उसमें होना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, वो क्या करे। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पानी चाहिए। इसका सेकंड पार्ट, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। अब दो डाइस है मेरे पास, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, दोनों को साथ में मैं रोल करता हूँ। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग a sum 8 given that the red die resulted in a number less than। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, दोनों पार्ट मैंने उसी के दी। अच्छा, आपको वेटेज नहीं बताया मैंने, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्कर है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगेन 3 मार्कर है, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्कर है। एक इतने से ही तो है, क्या है, 1 मार्कर में आया था, ऑल इंडिया 2019 में भी 1 मार्कर ही आया था। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था इसमें, मैंने दो दिए, तो कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा दे दी मैंने, उसने सीधे ए ऑन बी पूछा था। तो 1 मार्कर है, 3 थर्ड वाला, और फोर्थ वाला तो 3 मार्कर करो, फिफ्थ वाला 3 मार्कर करो, सिक्स्थ वाला आप एक काम करो 2 मार्कर कर दो, लास्ट वाला। ऐसे देखा जाए तो सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर चलो ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए, मेन बात तो है। हाँ जी, तो चलते हैं सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट रीड आउट कर रहे थे। एक ब्लैक है और एक रेड कलर का डाई है, साथ में रोल करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किस बात की, कि आपको दोनों के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या चाहिए, 8 चाहिए, और आपको गिवन क्या दे रखा है कि रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो जब मैं दो डाइस को थ्रो करूंगा तो मोटा मोटा ये रहा एक डाइस, ये रहा दूसरा डाइस, इसमें 6 आउटकम्स हैं, इसमें भी 6 आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये तो समझ में आता है, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन है जो 11th क्लास में सीखी थी, परमुटेशन, इसके पास कितने आउटकम्स, इसके पास दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, क्लियर है, 36। अब ई एंड एफ इवेंट्स मानते हैं, तो ई इवेंट क्या मानेंगे, जो चीज आपको चाहिए, और एफ इवेंट क्या मानेंगे, जो चीज हो चुकी है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या, सम 8 आना चाहिए। हो क्या चुका है ऑलरेडी, रेड डाई पे 4 आता है, रेड डाई पे 4 आता है, फाइन। लेस देन 4 आता है, ओके, रेड डाई पे लेस देन 4 नंबर आता है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, आपको तो स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में, तो है ना, कि जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे के वैसे छाप देना कि इवेंट, इवेंट ई क्या कहा था उसने, देखो दिख नहीं रहा इसमें, obtaining in the summit, तो लिख देना कि let the event E be that the sum of the numbers on the two die is 8, और F क्या हो जाएगा कि red die resulted in a number less than 4, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा जी, अब सुनिए, E ये डाल दिया, F ये डाल दिया, तो अगला काम क्या हो गया, मुझे E इवेंट के सैंपल पॉइंट्स निकालना, इवेंट स्पेस बनाना उसका, राइट। तो E का इवेंट स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, सम 8 चाहिए आपको, सम 8 चाहिए, तो आप सोचो सम 8 लाने के कितने तरीके हैं। पहले तो फर्स्ट रो में सोचो, तो 1 के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन सम 8 तो दे ही नहीं सकता, 1 + 6 लास्ट में क्या देगा, 7 देगा, है ना। सेकेंड रो पे आओ, तो 2 6 आपको 8 दे सकता है ना, तो फिल्टर करते चलो। अच्छा, अब इसमें दो डाई जो है उनका नाम भी दे रखा है, एक ब्लैक है और एक रेड है ना, तो आपको मानना पड़ेगा, जैसे ब्लैक एंड रेड, ब्लैक ब्लैक पहला है और रेड दूसरा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो पहला है वो ब्लैक है, ऐसे में इसके आगे भी मार्क कर देता हूँ कि ये तो ब्लैक है और ये क्या है, रेड है। या फिर आप बी और आर लिख के भी मार्क कर सकते हो उसको, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा आपने, 2 6, पहला वाला आउटकम क्या कहा, 2 6, मतलब ब्लैक पे 2 आ रहा है और रेड पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चलो थर्ड रो में चेक करते हैं बेटा, तो 3 5 ब्लैक पे 3 आ जाए और रेड पे क्या आ जाए, 5, फिर आ जाओ दोनों पे 4 आ जाए तो समय 8 आता है, फिर आ जाओ 5,3 एंड लास्ट 6,2, बस ना। इसके अलावा तो और कोई आउटकम यहाँ पे फेवरेबल है ही नहीं, जो सम 8 देता हो आपको, बोलो प्रगति, पक्का। चलो अब एफ इवेंट क्या है कि रेड डाई के अंदर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रेड डाई के अंदर, नंबर लेस देन 4, चाहे से ब्लैक पे कुछ भी आए, चाहे से ब्लैक पे कुछ भी आए, रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। चाहो तो अलग 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 पॉइंट्स लिखो बच्चों की तरह, नहीं तो देखो अच्छा सा तरीका, ये रहा मेरा रेड, ये रहा मेरा
ब्लैक डाई और ये रहा मेरा रेड डाई। ब्लैक डाई पे क्या चाहिए आपको, कुछ भी आउटकम चाहिए, कुछ भी आउटकम चाहिए ना, ब्लैक डाई पे 1 भी आ जाएगा चलेगा, 2 3 4 5 एंड 6 भी आ जाएगा तो चलेगा। रेड डाई पे क्या चाहिए आपको, नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 यानी कि 1 2 3, तो इस पे आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इसके पास कितने आउटकम्स हैं, 6। इसके पास कितने आउटकम्स हैं, ये ब्लैक है और ये रेड है, कितने आउटकम्स है इसके पास, 3, तो 6 into 3, तो एफ में 18 आउटकम्स होंगे, चाहे से आप अलग अलग कर लो ना, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, इधर तो कुछ भी चाहिए ना, उधर नंबर लेस देन 4 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके को कोई मतलब जुटला नहीं सकता, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना हमारे 12th में उन्होंने बताया ही नहीं, ये तो हम बना लेते हैं किसी में, सैंपल स्पेस बनाने तक का काम तो 11th में खत्म हो गया था, अभी तो एडवांस टेक्निक से नंबर ऑफ आउटकम सोचे जाते हैं ना। फिर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत कई बार बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो, जैसा आपने उसमें लिखा है ना कि इसमें ब्लैक में तो 1 2 3 4 5 6 है, इनटू रेड में कितना है 1 2 3, तो मैं ऐसे लिख दूंगा एफ एफ इवेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम आपके साथ है, अगर आप डील कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ई इंटरसेक्शन एफ जब बनाओगे तो ई इंटरसेक्शन एफ में आपने एफ के इवेंट स्पेस तो बनाई नहीं, आपने एफ की इवेंट स्पेस तो बनाई नहीं, वैसे तो नहीं बनाई, एक एक रख के तो नहीं बनाई, लेकिन आपके माइंड में तो है, क्या है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, फिर 2 1 है, 2 2 है, 2 3, ये आपके माइंड में तो है, तो आप कॉमन पॉइंट्स भी तो देखने भी ई और एफ में, तो कॉमन पॉइंट्स आप वो माइंड में से अगर रीड कर पा रहे हो तब तो ये ट्री बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज नहीं सोच पाते हो तो फिर वो सारे लिखने पड़ेंगे 18 आउटकम्स। ओके क्लियर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एफ कितने हो गए, 18 हो गए, कौन से हो गए उससे मुझे मतलब नहीं। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में इन 18 और उस एफ ई में से मुझे कॉमन आउटकम चाहिए, तो देखो ना जरा एक चीज समझो ना, मानता हूं कि मेरे पास एफ इवेंट का इवेंट स्पेस नहीं है, मानता हूं, ई का तो है, ई का तो है, तो ई और एफ में से कॉमन जो आउटकम्स होंगे वो ई में से ही तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ई के बाहर से होंगे, तो क्यों ना ई में से ही सेलेक्ट कर लें। एफ ई, ई ने ई की परिभाषा को तो संभाला हुआ है, सम 8 दे रखा है, एफ की परिभाषा इसमें अप्लाई कर करके देख लेते हैं किसमें काम हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। एफ क्या कहता है, नंबर लेस देन 4, कौन से वाले डाय पे, सेकंड डाय पे, रेड डाय पे, तो ई के पास जितने भी आउटकम्स हैं उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें बाद में नंबर लेस देन 4 आ रहा है, इसमें और इसमें, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया ना 5,3 6,2, कहां मुझे वो 18 आउटकम्स लिखने की जरूरत पड़ी बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ही है कि ई भी हो एफ भी हो, ई की भी बात मानो एफ की भी बात मानो, ई की बात मान ली सम 8 है, एफ की बात मान लो बस, अब उसमें सेकंड वाले में नंबर लेस देन 4 कर लो बस, क्लियर है। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। अब यहाँ पे अभी तक ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो आई कैन राइट इट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ 2 निकले और एफ के 18 मैंने काउंट कर लिए थे, यूं ही कैलकुलेशन से 1/9 किया था किसी ने, किसी ने किया ई इंटरसेक्शन एफ निकाल, एफ के एलिमेंट्स तो पूरे में से लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स ई और एफ से लेंगे, भाई एफ के तो पूरे में से ही सोचा जाएगा ना, जो एफ पूरा जो सैंपल स्पेस है 36 आउटकम्स का, उन 36 में से जो एफ की परिभाषा को पूरी कर रहा है वो सारे के सारे लेंगे। एफ कहता है कि रेड डाई पे 4 से छोटा नंबर चाहिए और ब्लैक डाई के बारे में कुछ बताता ही नहीं है, नहीं बताता है तो उसका तो सब कुछ अलाउ है 1 2 3 4 5 6, और रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 है तो उसमें 1 2 3 ही अलाउड है। हाँ ई में से लेस देन 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऐसे लिख लो 2/36 डिवाइडेड बाय, हाँ ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, ये इधर से ये वाला फॉर्मूला तब बन सकता है जब आउटकम्स इक्वली लाइकली है।
अब इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, 36 के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है ना। जैसे 2,6 रखा हुआ है, इसके पास भी बराबर वेटेज है, इसके पास भी बराबर वेटेज है, इसके पास भी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो ई इंटरसेक्शन एफ और ई के अंदर एलिमेंट्स थे और एफ के अंदर एलिमेंट्स थे, वो बराबर वेटेज वाले कहाँ थे? एच का अलग प्रोबेबिलिटी थी, T4 की अलग प्रोबेबिलिटी थी, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं बन पाता, वहां पे तो इसी फॉर्मूले से चलना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? चलिए कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। A bag contains 4 white and 5 black balls. Another bag contains 9 white and 7 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second, and then a ball is thrown at random from the second bag. ये शायद मैंने पहले भी दिया था आपको, राइट? पिछले वाले टेस्ट में भी दिया था, मेरे को जितना याद आ रहा है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन। देखते हैं। देखो एक बैग है, इसके अंदर 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। अनदर बैग है, इस अनदर बैग में बड़ा कर देता हूं उसको मैं थोड़ा सा बैग को। 9 तो व्हाइट है एंड 7 ब्लैक बॉल्स है। यहां तक कोई डाउट? ओके। एक बॉल ट्रांसफर कर रहा हूं मैं इसमें से इसमें, एक बॉल में इस बैग से इस बैग में ट्रांसफर कर रहा हूं, ओके। और उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल निकाली जा रही है सेकंड बैग से। मतलब पहले तो एक रैंडमली आंख बंद करके बॉल उठाई और आंख बंद करके उसमें डाल दी, अब हाथ बाहर निकाल दिया, मिक्स हो गई वो बॉल। अब वापस सेकंड बैग में हाथ आंख बंद करके बॉल डाली, मतलब हाथ डाला और बॉल निकाली। ठीक है ना? ये सारी बातें इसमें छुपी हुई है। ऐसे नहीं कह सकते कि सर ऐसे उठा के ऐसे डाली थी ना तो अभी छोड़ी गए उसी को निकाल है ना, ऐसे इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा उसने तो नहीं कहा है भाई ऐसे करो फिर उसके बाद मिक्स करो और फिर निकालो, पर अंडरस्टूड है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो बताओ कि अब जो इसमें से बॉल निकल रही है दैट शुड बी ए व्हाइट बॉल, दैट शुड बी ए व्हाइट। अब सुनो तनिषा, इसमें से बॉल इसमें गई, इसमें से जब बॉल इसमें गई तो वो भी दो केसेस बन सकते हैं कि या तो व्हाइट गई होगी या ब्लैक गई होगी। ठीक है, अब जब इसमें से बॉल निकल रही है तो अगेन या तो व्हाइट निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। कुल मिला के अब मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? व्हाइट बॉल निकालना है। उसने क्या कहा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो फाइनल रिजल्ट मतलब इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कॉस की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है ऑब्वियसली। आप खुद सोचो, अगर व्हाइट बॉल इससे इसमें गई होगी तो अगेन व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ब्लैक बॉल इसमें गई होगी तो अब व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ब्लैक की जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसमें हो गई। तो अब मैं ऐसे पूछूं कि मैंने बॉल निकाली, व्हाइट निकली, बताओ कि पहले से भी व्हाइट निकली थी। तो अब जो व्हाइट निकली है वो किस कारण से निकली है? शायद इस कारण से निकली कि पहले भी व्हाइट निकली थी, तो ये हो गई कॉस की प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस। अभी तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जब जब रिजल्ट की बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात होगी। समझ आया? अब हाँ हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बैग 1 से तो निकल ही रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 से व्हाइट बॉल निकली थी या ब्लैक बॉल निकली थी? वो कॉस की प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब इसमें बेस थ्योरम लगा दिया आपने, चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एक बैग 1 में से बैग, ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। तो बैग 1 में से सबसे पहले एक बॉल निकाली गई, बैग 1 में से सबसे पहले एक बॉल निकाली गई। तो बैग 1 में से जो बॉल निकाली गई या तो वो क्या निकली होगी? व्हाइट निकली होगी, या फिर क्या निकली होगी? ब्लैक निकली होगी। व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाइट कितनी है बैग 1 में? 4, और टोटल कितनी है? 5 और 9, तो 4/9 प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट निकली होगी। और ब्लैक कितनी है? 5, तो 5/9 प्रोबेबिलिटी है कि क्या निकली होगी? ब्लैक निकली होगी। फाइन। अब व्हाइट निकलने के बाद, व्हाइट निकलने के बाद बेटा आपको क्या चाहिए? अगेन व्हाइट बॉल निकालनी है सेकेंड बैग से। क्या निकालनी है? व्हाइट बॉल। यानी कि ये फाइनल रिजल्ट चाहिए और फाइनल रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
फाइनल रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, ठीक है। अब व्हाइट निकलने के बाद व्हाइट निकले और ब्लैक निकलने के बाद व्हाइट निकले, यही देखना है अपने को। व्हाइट निकलने के बाद व्हाइट निकले और ब्लैक निकलने के बाद व्हाइट निकले, तो इस प्रोबेबिलिटी को क्या कहूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट निकलने के बाद व्हाइट निकले, यानी डब्ल्यू ऑन डब्ल्यू। और इसको मैं क्या कहूंगा कि डब्ल्यू ऑन बी। भाई ऊपर तो वो चाहिए, वो ऊपर तो वो रखना है जो आपको चाहिए, और नीचे क्या रखना है जो हो चुका है। तो हो क्या चुका है, बी हो चुका है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे सर, ये तो लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आसानी से निकाल लेंगे। देखो देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले भी व्हाइट बॉल निकली थी और अब वापस व्हाइट बॉल निकले। तो पहले भी अगर व्हाइट बॉल निकली थी तो पहले 9 व्हाइट बॉल्स थी, एक और मिल गई तो 10 हो गई। अब 10 और 7 ब्लैक हैं, तो 10 व्हाइट और 7 ब्लैक में से अगेन व्हाइट निकले, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10/17। समझ आया, बोलो कोई डाउट। सेकंड की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले क्या निकली थी, ब्लैक निकली थी, और अब क्या निकलनी चाहिए, व्हाइट। तो पहले अगर ब्लैक निकली थी तो 9 व्हाइट एंड 8 ब्लैक हो गई होंगी, और 9 व्हाइट और 8 ब्लैक में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 9/17, पहले 10/17 और अभी 9/17। फाइन। अब आपको ये व्हाइट निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो आपको यहाँ पे 1-2 मार्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो। 1-2 इसलिए मार्क करना पड़ेगा क्योंकि W तो ये भी है, W ये भी है, तो ये पहली बॉल है ना, तो इसको W1 एंड B1 मार्क कर देते हैं। और इधर आ जाओ, ये सेकेंड व्हाइट है ऑन फर्स्ट व्हाइट, ये सेकेंड व्हाइट है ऑन फर्स्ट ब्लैक, है ना। अब आप क्या निकाल रहे हो, सेकेंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, W2। हाँ, और वैसे तो अपन क्या करेंगे, इसको E1 E2 और A से मार्क करेंगे, वो सबसे बेस्ट काम है, E1 E2। अभी आपको ये व्हाइट एंड ब्लैक से मैंने W भी इसलिए लिखा है ताकि समझ में अच्छे से आ गए। बाकी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो ये वाली जो है हाइपोथेसिस जो है, इनको E1 एंड E2 मार्क करना है, और लास्ट वाले को A से, कैपिटल A से मार्क करना है, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 अपॉन W1 प्लस probability of W2 multiplied by probability of W2 by B1। सबकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। W1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9 इंटू W2 बाय W1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/17। W2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, W2 गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, B1 आएगा ना, B1 आएगा, सेकेंड हाइपोथेसिस तो B1 था। B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9 एंड W2 बाय B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/17। ठीक है, तो 4 10 या 40, व्हाट इज 17 इंटू 9, 153, ठीक है, प्लस 9 5 या 45 अपॉन 153, 85 अपॉन 153। अगेन ये 17 से कट रहा है, 17 5 जा 85, 17 9 जा 153, 5/9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आगे वापस पता है, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी मतलब ये तो है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ये पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी, ये कैसे निकाले ना, एक्चुअली तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 ऑन W1, मतलब W1 यानी पहले व्हाइट निकली थी, पहले जो यहाँ से बॉल निकली थी वो क्या निकली थी, जो ट्रांसफर हुई थी, जो पहले बॉल निकली नहीं थी, एक्चुअली ट्रांसफर हुई थी, पहले जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो हो गई W1। हाँ ठीक है, और अब आपको उसमें से बॉल ड्रॉ करनी है, वो भी व्हाइट होनी चाहिए, इस चीज की संभावना चाहिए। तो लेट अस से यहाँ पे अगर एक व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर हुई थी तो 9 तो पहले ही थी, एक और बढ़ गई, तो कितनी व्हाइट हो गई, 10 व्हाइट हो गई, ब्लैक कितनी हो गई, 7, टोटल कितनी हो गई, 17। क्या चाहिए आपको, व्हाइट चाहिए 17 में से, तो 10 अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल ही तो करते हो, तो व्हाइट कितनी है, व्हाइट चाहिए ना। एक बैग है जिसमें 10 व्हाइट हैं और 7 ब्लैक हैं, और व्हाइट निकलने की संभावना चाहिए, तो फेवरेबल तो हो गई 10 डिवाइडेड बाय टोटल हो गई 17, 10/17। समझ आया, अभी भी नहीं आया। अब सेकंड केस क्या है कि आपको, आपकी जो ट्रांसफर की हुई बॉल थी वो क्या थी, ब्लैक थी, यानी B1 लिख दिया मैंने, है ना, उस इवेंट का नाम B1 रख दिया अपन, है ना। तो ट्रांसफर की हुई बॉल अगर B1 थी तो ये 5 में से एक इधर आ गई,
कितनी हो गई, 8 ब्लैक हो गई, और वो तो सेम है 9 व्हाइट। अब इसमें से अगेन व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितनी है, फेवरेबल कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 9 + 8 टोटल कितनी है, 17। तो अब की बार ये वाली पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी 9/17 हो गई। अभी समझ आ गया। इस क्वेश्चन में रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, आगे आगे वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ये लॉजिक से निकाली जाती है। इसकी वैल्यू लॉजिक से, जैसे अभी 10/17 9/17 कोई फॉर्मूला से थोड़ा निकली है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में तो फॉर्मूला से निकली है, ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकली है ना दोनों क्वेश्चन में। अब आपको सर ये भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी फॉर्मूला से निकले ना, उसने इन्फॉर्मेशन ही लॉजिक बेस्ड दी है ना। वैसे तो प्रोबेबिलिटी टोटली लॉजिक बेस्ड है, कैलकुलेटिव है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर वैसे ही लॉजिक बेस्ड होता है, रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको लॉजिक से निकालना है, सिचुएशंस को सोच के। अगर व्हाइट इसमें गई, अब व्हाइट आई तो 10/17, अगर ब्लैक इसमें गई तो व्हाइट आई तो 9/17। समझ आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। ठीक है, सेकंड का सेकंड रीड आउट करते हैं। A box contains 3 red and 7 black balls. 2 balls are selected at random one by one from the box without replacement. ये दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट में है। ये कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े लेवल के होते हैं, हमेशा याद रखना है ना। If the second selected ball happens to be red, what is the probability that the first selected ball is also red? क्वेश्चन समझ आया क्या, आया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे। किया किसी ने अटेम्प्ट? प्रियांशी ने। देखो, एक बॉक्स में 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉक्स में, ये लो बॉक्स है, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। इसमें से 1 by 1 2 बॉल्स निकाल रहे हो आप, लेकिन विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाली, वापस नहीं रखी, फिर दूसरी निकाल ली। विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं देता, डिपेंडेंट इवेंट्स देता है। और वहां पे दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पहले की निकालते हैं इनटू दूसरे की, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर से बता देता हूं, अगर मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और 2 इवेंट्स हैं ए और बी, और दोनों के होने की संभावना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी चाहिए, या इंटरसेक्शन बी कह दो वो चाहिए, तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हो, कर देते हो। लेकिन अगर यही डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यही क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपको अगर 2 इवेंट्स के होने की संभावना यानी ए बी की संभावना चाहिए, तो आप पहले ए को कराते हो और फिर ए को कराने के बाद बी को, यानी बी के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करते हो। ए हो चुका है, ठीक है, ए को करा दिया, ए को हैपन करवा दिया, अब ए हो चुका है, बी को होने की संभावना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कराते हो। और इंडिपेंडेंट में आप इसकी जगह ये कराते हो, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट में ये और ये चीज बराबर होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए होती है, तो सीखा है भाई, ए के होने या ना होने से मतलब ही नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अब यहाँ पे केस कौन सा है, डिपेंडेंट इवेंट्स का है, ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है, क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट का केस। ठीक है साहब, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब सुनना, इफ द सेकेंड बॉल हैपन्स टू बी रेड। अब देखो क्वेश्चन पता है डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, दूसरे बॉल की जानकारी दे रहा है। एक आपने जोक सुना होगा, हमने तो बचपन में खूब सुना था, कि एक बच्चे को माँ ने कहा कि जाके 2 बिस्किट के पैकेट लिया, तो वो एक ही लाता है। तो बच्चा, माँ कहती है कि कहाँ है दूसरा, तो बच्चा कहता है ये रहा। तो माँ उसको थप्पड़ मारती है ना, कि तू बाजार गया था, हाँ गया था, तेरे को कहा था 2 बिस्किट के पैकेट लाना, हाँ 2 लेने गया था, एक ये है, दूसरा कहाँ है? कहता है ये तो रहा माँ। अब वो बहुत देर तक ये चलता रहता है कॉन्वर्जेशन। लास्ट में बच्चा कहता है, मम्मी इतनी देर से पूछ रहे हो दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, ये तो पूछो पहला कहाँ है, पहला खा गया मैं। आप बार बार यही पूछ रहे हो कि दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, मैं तो पहला वाला जो है वो मिसिंग है, दूसरा तो यही है, दूसरा तो यही है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि दूसरा ये रहा। सेम केस यहां पर है, सेकंड बॉल रेड निकली, तो ये सोचना हमेशा मुश्किल होता है कि दूसरी बॉल रेड निकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज आल्सो रेड। भाई पहली बॉल भी रेड निकली थी, तो इस लॉजिक से सोचना बड़ा मुश्किल लगता है ना। तो ध्यान से देखना आप क्या होगा। देखो, आप 2 बॉल्स निकाल रहे हो, तो 2 बॉल्स निकाल रहे हो तो दुनिया में 4 चीजें हो सकती हैं, कि 2 बॉल्स जब आपने निकाली तो या तो पहली रेड निकली होगी और दूसरी ब्लैक निकली होगी, या फिर पहली ब्लैक निकली होगी,
दूसरी रेड निकली होगी, या फिर पहली भी रेड निकली होगी, दूसरी भी रेड निकली होगी, या फिर पहली भी ब्लैक निकली होगी, दूसरी ब्लैक होगी। ये चीज मानते हो आप? ये चीज मानते हो? इसके सैंपल स्पेस को शॉर्टन कर दे तो ये बनेगा। भाई दो बॉल्स ही तो निकाल रहे हो, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मानते हो ना? अब उसने क्या कहा कि सेकंड बॉल तो रेड है, सेकंड बॉल तो रेड है, तो सेकंड बॉल रेड है, दैट मींस उसके फेवरेबल ये हो गए। मतलब एक तरीके से ये देखो, सेकंड बॉल रेड किस किस में? इसमें और इसमें, इन दोनों में सेकंड बॉल रेड है ना। उसने क्या कहा था, सेकंड बॉल तो रेड है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, आप तो ये बताओ कि पहली बॉल भी रेड थी। तो एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बन गया। एफ इवेंट तो हो चुका है, एफ इवेंट में सेकंड बॉल रेड आ चुकी है, बी आर एंड आर आर, समझे? अब ई इवेंट वो है जो आपको चाहिए। ई इवेंट क्या है कि पहली बॉल भी रेड थी, पहली बॉल रेड किस किस में थी साहब? आरबी में थी और आरआर में थी ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? क्या चीज कॉमन है दोनों में, बोलो? आर आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है, समझ आया? समझ आया? ई ऑन एफ निकालना है कि एफ तो हो चुका है, यानी दूसरी बॉल तो रेड निकल चुकी है। अब बस ये सोचा जाता है यार दूसरी बॉल पहले कैसे निकल गई, ऐसे कैसे बोल रहा है कि वो दूसरी बॉल तो रेड निकल चुकी है? भाई पहले तो पहली बॉल ही निकली होगी ना। यही क्वेश्चन को अगर वो सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड बोल के करे ना, तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दो और समझ जाओ। अगर ये क्वेश्चन वो ऐसे कहता ना कि पहली बॉल तो रेड निकली है, बताओ कि दूसरी बॉल भी रेड निकलने की क्या संभावना है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता। लेकिन उसने वही बच्चे वाली बात, उसने बात उल्टी करी। उसने क्या कहा, दूसरी बॉल तो रेड निकली। अब उसने ऐसा नहीं कहा कि दूसरी बॉल रेड निकल चुकी है, उसने कहा था कि दूसरी बॉल रेड निकली थी, इस बात की तो गारंटी है। मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन कहीं से हाथ लगी है कि दूसरी बॉल तो रेड ही निकली थी, उसके कहने का मतलब ये। अब आप संभावना बताओ कि पहली बॉल भी रेड निकलनी चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे। तो ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप? हाँ 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 हाँ। डिफरेंस कुश्तियों का आंसर सेम आएगा। देखो अगर मैं यही पूछ लूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि है ना यहाँ पे दो ही केस बन रहे हैं, आरबी बी आर, मतलब दो से चार ही बन रहे हैं, आरबी बी आर 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 आरबी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहली तो रेड निकल चुकी है, गारंटेड है, अब दूसरी भी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहली रेड निकल चुकी है, एफ इवेंट में क्या क्या लगाते बताओ मुझे? एफ इवेंट में क्या, आरबी और आर आर, आरबी और आर आर, बस बी आर की जगह इधर क्या आ जाता? आरबी आ जाता, बस ये चेंजेस होते हैं। अब ई में क्या लगाते भाई, दूसरी भी रेड निकले, तो दूसरी भी रेड निकले तो आर आर तो आता ही आता, और इस आरबी की जगह क्या आ जाता? बी आर आ जाता। इंटरसेक्शन में तो वही आता। बात तो एक ही है, पर वो इस तरीके से पूछता तो आप इस क्वेश्चन को करके निकल भी चुके होते। बट उसने क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछा कि सारा कंफ्यूजन हो गया। बच्चे इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी सोचने लग जाते हैं, अच्छा पहले की बात हो रही है ना, पहले की बात हो रही है ना, बट पहले कॉस की थोड़ा ना बात हो रही है। ऐसा थोड़ा ना रही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस चल रहा है यहाँ पे। बस बात ये हो रही है कि पहली पहली बॉल की बात हो रही है, लेकिन वो पहली बॉल किसी कारण से निकल रही है, उस कारण की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ना पूछ रहा है। समझ रहे हो? क्लियर है? ओके। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं क्या? नहीं है, क्योंकि रेड नंबर ऑफ बॉल्स हैं 3 और ब्लैक नंबर ऑफ बॉल्स हैं 7। समझ रहे हो? तो पहले रेड निकलना, बाद में ब्लैक निकलना, पहले ब्लैक निकलना, बाद में रेड निकलना, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग 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 है। तो आप ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आउटकम्स हैं? आर आर, तो आप आर आर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहाँ पे। और एफ में कौन कौन से हैं? बी आर एंड आर आर, ये निकालोगे। समझ आया क्या? बोलो, समझ आया? ठीक है। अब सुनो, अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी मैं कन्वर्ट करूंगा ना, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट होता दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल डायरेक्टली बेस थ्योरम नहीं लग रहा है। क्यों? इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। तो देखो, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर कैसे निकालोगे? बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। हाँ, ये वाला। देखो, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा आउटकम है? आर आर है, तो आर आर की प्रोबेबिलिटी ही ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। एफ में कौन कौन सा आउटकम है? बी आर, ये ग्रीन वाला हटा देता हूं मैं, बी आर एंड आर आर। तो बी आर की प्रोबेबिलिटी और आर आर की प्रोबेबिलिटी को टोटल कर दूं तो एफ की प्रोबेबिलिटी होगी नहीं होगी? क्योंकि आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, आप 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते कि इसमें 1 नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें 2 नंबर ऑफ आउटकम्स है।
बेटा 7 ब्लैक हैं 3 रेड हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है, तो हम हमेशा कहाँ करते हैं वही वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट कहाँ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना भाई। 3 रेड है 7 ब्लैक हैं, शुरुआत में अगर मैं कहूँ 3 रेड है 7 ब्लैक है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो गई और ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/10 हो गई। बराबर है क्या ये 3/10 एंड 7/10 बराबर है क्या? ना। या हाँ, डाई और कॉइन में होता है, या इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हो दोनों में, या विथ रिप्लेसमेंट का केस हो। अगर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स भी हो ना बेटा, तो भी विदाउट रिप्लेसमेंट में इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉल निकालने के बाद डाली नहीं ना आपने। मान लो रेड निकली तो रेड तो कम हो गई, तो सेकेंड बार रेड निकलने के चांसेस कम हो गए ना। हाँ, अगर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हो और विथ रिप्लेसमेंट का केस हो, तब तो मैं यहाँ पे 1/2 कर देता, क्योंकि बॉल वापस डाल दी तो बराबर बराबर, मतलब एक तरीके से नई बॉल निकालना ही हो गया, नया केस ही हो गया। समझ रहे हो? चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले आर निकली, पहले आर निकली, फिर आर निकल चुकी है, दोबारा आर निकली, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स है। क्या? हाँ, इसमें भी 1-2 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड लिखना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले ब्लैक निकल गई और फिर ब्लैक निकलने के बाद रेड निकलनी चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर का मतलब प्रोबेबिलिटी वही सेम, आर निकल गई। और अब आप कहोगे सर ये तो बेस थ्योरम का फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, बट कहाँ, इसमें बेस थ्योरम नहीं लगा। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कोई ऐसा ऐसा केस नहीं बन रहा है ना। चलो, पहली बॉल रेड निकले, इसकी संभावना बताओ। पहली बॉल रेड निकले तो रेड कितनी थी? 3। टोटल कितनी थी? 10। तो पहली बॉल रेड निकलने की संभावना, ठीक है, इनटू, अब एक रेड निकल चुकी है। आर ऑन आर का मतलब क्या है, एक रेड निकल चुकी है, उसको वापस नहीं रख रहा हूं मैं। तो एक रेड निकल चुकी है, तो रेड कितनी बची? 2। बॉल्स कितनी बची? 9। तो दोबारा रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, समझ आया? और यही 3/10 इंटू 2/9 यहां आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना। 2/9 प्लस, इधर आ जाओ, पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/10 इंटू, अब ब्लैक निकल चुकी है तो कितनी बची? नहीं, दूसरी लेकिन रेड चाहिए। पहली ब्लैक निकल गई, दूसरी रेड चाहिए, तो रेड कितनी है? 3। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हुई है। मजा आया ना? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हुई है, रेड चाहिए ना दूसरी, तो रेड तो वैसे भी 3 थी और अभी भी 3 है, क्योंकि पहली तो ब्लैक निकली। इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको सॉल्व करना जरा। क्या सेकंड वाली वो क्या कहता? हाँ। एक रेड पहले निकल गई, अब क्या कह रहे हो सेकंड टाइम में? हाँ, सेकंड वाली रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड बॉल पहले निकाली है। सेकंड बॉल पहले कैसे निकालेंगे, वो तो जो निकल गई उसको पहली माननी हो जाएगी ना। इसका मतलब ये है कि जो भी बॉल्स निकली थी उसमें से सेकंड वाली रेड थी, ये इंफॉर्मेशन पक्की है। ठीक है भाई, 2 लोगों का मर्डर हुआ, दूसरा वाला जो मर्डर हुआ वो किसी और, ये वो किसी शिवाजी कॉलोनी का लड़का है, ये इंफॉर्मेशन पक्की है। ऐसे तो ना कहेंगे कि दूसरे वाले का मर्डर पहले हो गया। पहले कैसे हो गया? वो तो फिर पहला ही हुआ ना। उनमें से एक का नहीं, सेकंड ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर पे जो बॉल है वो रेड है, इस चीज की इंफॉर्मेशन पक्की है। अब आप बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर पे जो बॉल निकली थी वो भी रेड निकली थी, इसकी संभावना बताओ। ठीक है, इज दिस क्लियर अभी? ठीक है, 3/10 2 यानी 6/90, 10 इंटू 9 कर देते हैं तो 21/90, देन 6/90 अगेन, 90 90 90 उड़ा दो, तो 6/27, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 2/9, ये 2/9 1/9 ऐसे आंसर आ रहे हैं सबके। 2/9 इज द फाइनल आंसर। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कैसे लगेगी? कोई लॉजिक ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन। आपने रिप्लेसमेंट मान लिया उसको। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है ना, आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, बेस थ्योरम पढ़ा दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया,
क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ ना तो कई बार कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं चैप्टर में, जो भी दिख रहा है नहीं पढ़ाया ना, तो क्वेश्चन तो वैलिड है ना। क्वेश्चन ऐसा कहीं से भी दिख रहा है कि भाई गलत है, नहीं दिख रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाना पड़ता है। कुल मिला के प्रोबेबिलिटी इज टोटल लॉजिक बेस्ड। आपको क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ता है, मानना पड़ता है अच्छा ये चीज है, ये चीज है, और फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? केस अगर आ गए तो बहुत सरल आएंगे, उस चीज की चिंता मत करो। अगर केस स्टडी आ गई तो केस स्टडी के क्वेश्चन बिल्कुल सरल आएंगे। ऐसा थोड़ा कि सैंपल पेपर में इसी का है तो फाइनल पेपर में भी इसी का आएगा। हो रहा है तो फिर बढ़िया है, फिर तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है प्रोबेबिलिटी, ऐसे मान के चलो। बट चलो अपन तो हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, फिर ऐसे इजी है लेट है। अच्छा हाँ, हाँ तो फिर तो आ सकता है। फिर तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इमेजिन करो और एक केस स्टडी इमेजिन करो इजी वाला। एक केस स्टडी इमेजिन करो इजी वाला और एक डिफिकल्ट अच्छा वाला क्वेश्चन इमेजिन करो बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मुझे लग रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन 1 नंबर का देखो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का सेकंड क्या ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए है 0.7। नॉट ए को क्या लिखते हो बोलो? 0.7। और उसको फिर कैसे लिख सकते हो आप? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकता हूं? वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्लियर कट गिवन है, क्लियर कट पुट अप कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्लियर कट गिवन है 0.7। चलते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए भी गिवन है। बी ऑन ए को क्या लिखते हो? ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, वैसे तो बी इंटरसेक्शन ए होता है लेकिन उल्टा करके लिख देता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, हाँ ए सॉरी, बी ऑन ए है ना ए। और ये कितनी गिवन है? ये गिवन है 0.5। इसके अंदर जो फॉर्मूला के अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या चीजें गिवन हो गई? ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं, लेकिन ए तो गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। कितना गिवन है? मतलब हमने निकाल लिया, कितना निकाला? 0.3 इक्वल टू कितना हुआ? 0.5। so from here on we will get probability of a intersection b is 0.3 multiply 0.5 यानी 0.15। ओके आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये तो इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का ना। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बोलो ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो 11th क्लास में सीख लिया था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3। बी कितनी है? एंड ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाल ली, कितनी है? 1.5। 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.85। सेकंड क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 0.15। बी की भी गिवन थी, बी की तो कहाँ गिवन थी? ये रही 0.7। 0.7 को 0.70 लिख सकते हो आप, है ना। 15/70 करना है कुल मिला के। 5 3 15, 3/14 आंसर। ठीक है, तो इजी था तो काफी। हाँ हाँ, इसको मतलब से प्रॉपर कहां का क्वेश्चन बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स का बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि थ्योरम ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज का, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो सीखी थी ना मैंने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसका कैसा। ठीक है, मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स सिखाया था ना आपको, भाई दो इवेंट्स एक साथ घटित हो तो कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन बोल सकते हैं जो सेकंड का सेकंड था। ठीक है ना, थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है। यही क्वेश्चन अगर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड वाले तरीके से आपसे पूछा जाता ना तो आप यकीन मानो कर चुके होते। ठीक है, आंसर ये नहीं आता, आंसर अलग आता, लेकिन क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होते। ठीक है चलो, नहीं ये क्यों आता? देखो रेड एंड ब्लैक बॉल्स अलग अलग हैं, पहली रेड निकली बाद में ब्लैक निकली, अब पहली रेड निकल चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है ना, तो वो जो आरबी है उसकी जगह बी आर कंफर्म हो चुका है ना, तो बी आर की और आरबी की प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग है ना, इक्वली लाइकली नहीं है ना, आंसर तो स्लाइटली डिफरेंट ही आता।
ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे। देयर आर 3 कॉइन्स, ये तो सीधा सीधा रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, तो सीधा सीधा Bayes theorem. There are 3 coins. One is a two-headed, another is biased coin, and that comes up head 75% of the time. Third is an unbiased coin. तो 3 hypothesis हो गए मेरे पास, E1, E2, E3, E1, E2, E3. E1 मान लो कि टू हेडेड कॉइन है। E1 क्या है? टू हेडेड कॉइन। और E2 मान लो, E2 क्या है? बायस्ड कॉइन। भाई 3 कॉइन है, एक डब्बे में रखे हुए हैं 3 कॉइन, आपको आंख बंद करके एक कॉइन सेलेक्ट करना है। तो 3 में से एक तो है टू हेडेड कॉइन, एक है बायस्ड कॉइन और एक है अनबायस्ड कॉइन, यानी फेयर कॉइन जिसको कहते हैं, बायस्ड कॉइन और लास्ट वाला फेयर है या अनबायस्ड कुछ भी कहते हैं। तो 3 कॉइन में से एक कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 1/3 1/3 होगी। बोलो, 3 कॉइन में से एक कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 1/3 एंड 1/3। अब क्या हुआ? अब 1/3 सेलेक्ट मतलब ये कॉइन तो सेलेक्ट हो गया। कॉइन सेलेक्ट होने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या है उसकी बात करते हैं। तो कॉइन सेलेक्ट होने के बाद उसको टॉस किया गया, ठीक है। टॉस करने के बाद क्या आया? हेड आया। हेड आया, क्या आया? हेड आया। यानी फाइनल रिजल्ट जो ए है, ए का मतलब क्या है? हेड आना। ए का मतलब क्या है? हेड आना। तो अब आप सोचो, अगर ये वाला इवन इवेंट हुआ होगा तो हेड आने के क्या चांसेस हैं? E2 इवेंट हुआ होगा तो हेड आने के क्या चांसेस हैं? एंड E3 इवेंट हुआ होगा तो हेड आने के क्या चांसेस हैं? ये 3 बातें आप सोचेंगे, ठीक है। इवन इवेंट हुआ होगा यानी कॉइन जो सेलेक्ट हुआ होगा उसमें इधर भी हेड होगा इधर भी हेड होगा, टू हेडेड कॉइन होगा वो, है ना। तो इधर भी हेड होगा इधर भी हेड होगा, तो 100% हेड आएगा फिर तो इसके चांसेस पूरे पूरे हो गए। एक बार फिर, अच्छा बॉटल हटाओ। देखो, अगर इवन इवेंट हुआ होगा दैट मींस मैंने जो कॉइन सेलेक्ट किया होगा वो एक टू हेडेड कॉइन होगा। अब टू हेडेड कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो 100% हेड आएगा। तो इवन इवेंट हुआ होगा यानी सेलेक्टेड कॉइन टू हेडेड होगा तो फिर ए इवेंट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, और पूरे पूरे चांसेस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जब E2 इवेंट हुआ होगा यानी बायस्ड कॉइन सेलेक्ट किया होगा, जब बायस्ड कॉइन की गणित क्या है कि वो 75% ऑफ द टाइम क्या दिखाता है? हेड दिखाता है। तो हेड आने की चांसेस क्या हो जाएंगे इसमें? 3/4, 75% की बात करें तो, ठीक है। अगर फेयर कॉइन सेलेक्ट हुआ होगा तो हेड आने के चांसेस हाफ हाफ होंगे, 1/2। समझ रहे हो? ठीक है। अब उसने क्या कहा? हेड तो आ गया, ये रिजल्ट तो आ गया। बताओ कि आपने जो कॉइन सेलेक्ट किया था वो टू हेडेड कॉइन था, यानी कि हेड तो आ गया, ए तो हो गया। अब बताओ कि जो इवेंट जो सेलेक्ट आपने किया वो मतलब जो कॉइन आपने सेलेक्ट किया वो टू हेडेड कॉइन था। टू हेडेड कॉइन यानी कि इवन ऑन है। अब देखो यहां पे एक चीज समझो, पहले कॉइन सेलेक्ट हुआ, जनक सुनो ध्यान से, पहले कॉइन सेलेक्ट हुआ, बाद में टॉस किया और बाद में आइडिया टेल आया। अब मैं कहूं कि हेड तो आ चुका है, हेड तो आ चुका है, और बताओ कॉइन सेलेक्ट वो हो, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सर हेड पहले कैसे आया, पहले तो कॉइन सेलेक्ट होगा ना। मैंने कहा हेड तो आ चुका है, बताओ कॉइन सेलेक्ट टू हेडेड होगा, वो बाद में कैसे होगा? पहले तो कॉइन सेलेक्ट होगा। तो ये वही बात हो गई जो अभी मैं कह रहा था आपसे, अभी जो मैं आपसे बात कह रहा था, हेड तो आ चुका है का मतलब ये नहीं कि हेड पहले आया है। हेड आ चुका है का मतलब है हेड आया था, इसकी जानकारी तो है, इसकी जानकारी तो है कि हेड तो आया है। अब ये हेड आया है, अब इसके साथ में ये भी हो कि जो सेलेक्टेड कॉइन था वो टू हेडेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता। आ चुका है का मतलब ये नहीं कि ये चीज पहले हुई है, आ चुका है का मतलब है इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, चाहे से ये काम बाद में हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो इसका बायस बेस थ्योरम के हिसाब से आप फॉर्मूला सेट करो, सबको पता है कैसे निकालते हो? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1, और उसके बाद फिर ये की यही चीज ए ऑन E1 प्लस फिर E2 के हिसाब से ए ऑन E2। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके बताओ, किया था तो भी सॉल्व करो, नहीं किया था तो भी सॉल्व करके बताओ अभी क्या आंसर लाओगे इसका। करो।
चाय पीनी है किसी को? एनीवन? नो? प्रियांशी क्यों नहीं आ रही? एनालिसिस में भी नहीं आई, उसमें भी नहीं आई। कोई बात नहीं हुई उससे? बहुत ज्यादा पढ़ रही है क्या वो? ये भी हो सकता है। फिर कल कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि नहीं आएगी? कुछ कहा क्या उसने? आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? कल? क्या बात हुई? ओके, ठीक है। A on E2 3/4, A on E3 है बेटा, ये ना E3, A on E3 is 4/9, 1/3, 1/3, फिर 3 से 3 कटा, 1/4, 1/6, 1/3, 12 LCM आ गया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 से 1, 3 से 4 टाइम, 4 ऊपर चला गया, 4 + 3 7 + 2 9, 4/9। यस, 4/9 इज द आंसर। ये भी शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पल है या क्वेश्चन ही है, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा फिर। एक्सरसाइज का चलें, इसका सेकंड पार्ट भी अगेन बेस थ्योरम है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन तो टोटल प्योर बेस थ्योरम था ना, सोचना ही नहीं था। कर दूं डिलीट? थोड़ा लेंदी जरूर है दोनों पार्ट्स भाई, 3 हाइपोथेसिस दिए हैं इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, बाकी है तो प्योर बेस थ्योरम। मैन्युफैक्चर के बाद 3 मशीन है ABC। फर्स्ट ऑपरेटर जो ए है वो 1% डिफेक्टिव आइटम देता है, दूसरे जो ऑपरेटर है 5% 7% डिफेक्टिव आइटम देते हैं, 50% टाइम ए काम करता है, 30% टाइम बी काम करता है, 20% टाइम सी काम करता है। इन दोनों का सम 100% हो रहा है, हो रहा है ना? दैट मीन्स इन्हीं को हाइपोथेसिस मानना है जिनका सम प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, जो ए ने प्रोड्यूस किए, जो बी ने प्रोड्यूस किए और जो सी ने प्रोड्यूस किए, सबके आइटम्स ले लिए मैंने और एक स्टॉक पाइल में डाल दिए, एक थैले में डाल दिए ऐसे मानो, और उसमें से एक आइटम फिर चूज किया तो क्या निकला? डिफेक्टिव निकला। डिफेक्टिव निकला तो हमने पूछा कौन है गद्दार, किसने प्रोड्यूस किया ये, तो संभावना बताओ कि बी ने प्रोड्यूस किया। ओके, चलो E1 E2 E3 एनसीईआरटी में से देख लोगे, फाइनल आंसर बता दो बस। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी E1 क्या हो जाएगी? कितने परसेंट टाइम रहता है ए? 50%। 50% का मतलब 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोल दो 30/10 यानी कि 3/10। तो फिर इसको भी एक काम करो, इसको 3/10 लिख रहे हो तो फिर इसको भी 5/10 लिखो, ताकि 10 जो है एज इट इज कट जाए सबसे, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बोल दो, वो क्या हो जाएगा? 2/10, ठीक है ना, 20% ऑफ द टाइम है। अच्छा जी, ये जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है वो क्या है? 1%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 ये कितना हो जाएगा? 1%, 1/100। फिर बी कितने प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव आइटम? ए ऑन E2 ये कितना हो जाएगा? 5% है तो 5/100। और ए ऑन E3 ये कितना हो जाएगा? 7% डिफेक्टिव आइटम, 7/100। अब डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हुआ है, यानी ए इवेंट तो हो चुका है या हुआ था इसकी जानकारी है, और वो कहां से प्रोड्यूस होना चाहिए? प्रोड्यूस्ड बाय बी, तो बी यानी कि E2।
E2 इवेंट भी हो साथ में, इसकी संभावना बताओ। दैट मीन्स 5/100 इंटू 3/10 तो ऊपर रहेगा, रहेगा बोलो। और इन तीनों 3/10 है, सॉरी, इन तीनों के प्रोडक्ट्स नीचे रहेंगे। 1/100 इंटू 5/10 प्लस यही वाली चीज 5/100 इंटू 3/10 प्लस लास्ट में 7/100 इंटू 2/10। तो देखो 10 इंटू 100 सबसे काट दो ऐसे जैसा ना। ऊपर क्या आया 15, नीचे क्या आया 5 प्लस 15 प्लस 14, सो 5 15 डिवाइडेड बाय 20 एंड 4 20 एंड 14 34, आंसर 15/30। ठीक है, इजी था काफी, बोलो। किया किसी ने अटेम्प्ट किया है मार्क्स दे देना भाई, अगर आंसर सही किया है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर दूं डिलीट। Delhi 2019 makes it very important। 2019 दोनों 2019 के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक साल या 2 साल पुराना, 1 साल पुराने वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने 2 साल पुराने वाले या 3 साल पुराने वाले होते हैं, क्योंकि जस्ट पिछले साल आया वो तो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, उससे पिछली साल या उससे पिछली साल रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या उस पैटर्न पे बनने की क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिल्ली 2000 पैटर्न तो रिपीट होता ही है हर दूसरे साल तीसरे साल, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाए इसके चांसेस कम रहते हैं, मतलब इसके चांसेस मान लो 10% रहते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही उठ के आ गया। कोई लैंडमार्क क्वेश्चन होता है ना कई बार, मतलब एक क्वेश्चन जिसने तूफान मचा दिया, लैंडमार्क क्वेश्चन है, तो वो तो एज इट इज रिपीट हो जाता है, वही रिपीट होता है। बाकी जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न रिपीट होता है, और पैटर्न तो रिपीट हर दूसरे साल होता है, भाई इस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया, कुछ नंबर चेंज करके, ठीक है, रिपीट होगा, वही रिपीट होगा। चलो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। From a lot of 15 bulbs, which include 5 defective bulbs, a sample of 2 bulbs is drawn at random without replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. Also find mean variance and standard deviation. देखो 15 बल्ब्स हैं हमारे पास, और 15 बल्ब्स में से कितने बल्ब निकाल रहा हूं, 15 बल्ब्स में से डिफेक्टिव कितने हैं, 5 तो डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 10। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया बैक का। अब इसमें कितने बल्ब निकाल रहे हो साहब, 2 बल्ब निकाल रहे हो और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो विदाउट रिप्लेसमेंट इज क्लियर कट ए केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, 2 बल्ब निकाल रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। ये पहला बल्ब B1 मान लो, इसको B2 मान लो, B1 B2, ठीक है। आगे बोलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ इफेक्टिव बल्ब्स। तो अगर मैं 2 बल्ब्स निकाल रहा हूं, अगर मैं 2 बल्ब्स निकाल रहा हूं तो दुनिया में क्या क्या चीजें हो सकती है वो सोचो। सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, जब आप 2 बल्ब्स निकालो तो हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव निकले, दूसरा भी डिफेक्टिव निकले, फाइन, पहला डिफेक्टिव निकले, दूसरा नॉन डिफेक्टिव निकले, या पहला नॉन डिफेक्टिव निकले, दूसरा डिफेक्टिव निकले, या फिर पहला भी नॉन डिफेक्टिव दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव। इसके अलावा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि बल्ब तो 2 ही निकल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को अगर आप रैंडम वेरिएबल मान लो x, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को आपने क्या मान लिया, रैंडम वेरिएबल x, तो डिफेक्टिव बल्ब्स तो ज्यादा से ज्यादा एक भी ना निकले, 1 निकले या 2 निकले, इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि बल्ब्स तो 2 ही हैं टोटल, तो या तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकलेगा, या फिर क्या होगा कि एक डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा, या फिर क्या होगा कि दोनों डिफेक्टिव बल्ब निकलेंगे। तो x की वैल्यू 0 1 2 के अलावा वेरी कर सकती है क्या, ना। अब इन 0 1 2 की आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0 ये चाहिए। तो x इक्वल्स टू 0 वाला केस कौन सा है, एक भी डिफेक्टिव ना निकले, nn, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ nn, बोलो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 वाला यानी कि एक डिफेक्टिव निकले, इसके कौन कौन से केसेस हैं, dn प्लस nd, dn प्लस nd, अभी निकालूंगा सबकी, एक बार मैं अरेंज कर दूं। एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2 दोनों ही डिफेक्टिव निकले, उसके केसेस कौन कौन से हैं, dd, फाइन। चलो n n, पहला भी नॉन डिफेक्टिव दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, याद रहे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहला नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बोलो 10/15, टोटल नॉन डिफेक्टिव कितने थे 10, और बल्ब्स कितने थे 15। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, यानी कि बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स तो 14 रह जाएंगे, और सेकंड भी फिर नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव भी कम हो जाएगा 9/14, समझ आया। चलो इधर आ जाओ,
डी एन की प्रोबेबिलिटी। तो पहला डिफेक्टिव निकले यानी कि 5/15 और फिर दूसरा नॉन डिफेक्टिव निकले तो नॉन डिफेक्टिव 10 पूरे के पूरे हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स तो कम हो चुके हैं, प्लस पहला नॉन डिफेक्टिव निकले यानी 10/15 इनटू अब दूसरा डिफेक्टिव निकले तो डिफेक्टिव तो अभी पूरे के पूरे 5 हैं लेकिन नंबर ऑफ बल्ब्स कम हो चुके हैं 40। समझ आया? इधर आ जाओ, दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकले तो पहला डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/15 एंड दूसरा भी डिफेक्टिव निकले तो 4 बाय नंबर ऑफ बल्ब्स भी कम होगा 40। ये चीज समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो अब 15 इंटू 14 तो सब में ही रख दो 90 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 एक बार सॉल्व कर लो 14 5 70 रिमाइंडर 7 14 1 14 एंड 7 21 तो 90 बाय 210 आया। ये क्या हो जाएगा 50 बाय 210 प्लस 50 बाय 210 दैट मींस 100 बाय 210 फिर लास्ट वाला देखो 5 4 जा 20 बाय 210 तो एक एक जीरो तो सबका हटा दो 9/21 और 7 से भी कट रहा है लेकिन फिर नीचे नहीं कट रहा है ना तो 10/21 ही रहने दो और 2/21। अब बस यहाँ पे इन सबका सम जो है 1 आना चाहिए तभी मेरा करेक्ट है। तो चेक करो 9 + 10 19 19 + 2 21/21 इज इक्वल्स टू। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x probability of x probability of x। तो x तो है 0 1 2 0 की प्रोबेबिलिटी 9/21 1 की प्रोबेबिलिटी 10/21 2 की प्रोबेबिलिटी 2 की कितनी है 2/21। ये फाइनल आंसर है भाई। अगर किसी ने 9/21 को सॉल्व करके लिखा है तो भी मार्क्स मत काट देना बेचारे की, 3/7 करके लिखा है तो भी करेक्ट है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने क्यों उसको नहीं काटा क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन आगे भी है। अभी आप में से किसने किया इसके आगे सॉल्व? हाँ नहीं ऐसा क्यों करेंगे हम, ये तो कहा ही नहीं है करने के लिए। हाँ किसी ने भी नहीं किया, मना कर दिया था। चलो करो मत, बता तो दो मीन कैसे निकलता है बोलो। XIPI 0 इंटू 9/21 1 इंटू 10/21 2 इंटू 2/21 ऐसे ही करोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा 0 इंटू 9/21 प्लस फिर 1 इंटू 10/21 प्लस 2 इंटू 2/21 क्या हो जाएगा 0 प्लस 10/21 प्लस 4/21 विच विल गिव मी 14/21 एंड 14/21 को फिर आप काट के लिख दोगे 2/3। तो ये तो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ना। उसके बाद क्या वेरिएंस कैसे निकलता है बोलो। इस एक्स का कर दो स्क्वायर, एक्स का क्या कर दो एक कॉलम और बना दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करते हैं आगे, अब क्या निकालते हैं बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होता है। 9/21 0 से मल्टीप्लाई होता है, 10/21 1 से और 2/21 4 से है ना। तो 0 इंटू 9/21 प्लस 1 इंटू ये तो सेम ही रहेगा दो केसेस तो आखिरी का बस चेंज हो जाएगा ना 4 इंटू 2/21। तो 0 इंटू 9/21 पहले भी 0 हो रहा था, ये पहले भी 10/21 हो रहा था लेकिन अब ये 4/21 की जगह क्या हो जाएगा 8/21 दैट मीन्स 10 + 8 18/20। अब ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकली 18/21 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का भी स्क्वायर करना है, क्या था वो 2/3 2/3 का स्क्वायर करना है, 2/3 का स्क्वायर कर दो 4/9, ठीक है। फिर इसके आगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे भी आपके सब्जेक्ट मैटर है नहीं। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या निकलेगा, वो जो भी वेरिएंस निकला है उसका रूट निकलेगा, फाइन।
कर लोगे? एक बार प्रोसेस पता होना चाहिए बेटा, प्रोसेस तो पता है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ प्रोसेस पता नहीं है तो फिर से पूछ लो, मत मानो कि डिलीटेड है, ठीक है ना, कई बार हो चुका है डिलीटेड में से छोटा मोटा इक्का दुक्का इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। मानते हैं कि क्वेश्चन मत सोल्व करना, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, वेरिएंस निकालने के लिए पहले एक्स का स्क्वायर निकालना है, और x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब x स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, बट दैट इज नॉट वेरिएंस, फिर सम करके जो आओगे वो वेरिएंस नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर में से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है उसका स्क्वायर माइनस करना है, दैट इज वेरिएंस ऑफ x, और उसका रूट निकाल दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। भले अब सेकंड क्वेश्चन में वो काम नहीं करेंगे अपन, पर प्रोसेस तो पता चल गया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट मतलब सेकंड ऑप्शन। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट, अब विथ रिप्लेसमेंट है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो एक विथ रिप्लेसमेंट, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का एक डेक है मेरे पास, दिस इज 52 कार्ड्स का डेक, ठीक है। इसमें से दो कार्ड निकाल रहे हो, एक दो, विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, ये हो गया कार्ड 1, ये हो गया कार्ड 2, क्या निकाल रहे हो बेटा? विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट मतलब इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी मीन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एसेस, इक्के कितने आ सकते हैं उसकी आपको संभावना चाहिए। तो ऑब्वियसली कार्ड दो हैं तो इक्के भी वो पहले की तरह 0 1 2, नंबर ऑफ एसेस की संख्या क्या हो जाएगी? 0 1 2, तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ एसेस या तो एक भी ना निकले, या एक निकल जाए या दो निकल जाए, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं ना। अब इसमें सैंपल स्पेस क्या बनाओगे? वही कि पहला भी एस दूसरा भी एस, पहला एस दूसरा नॉन एस, पहला नॉन एस दूसरा एस और दोनों ही नॉन एस, ये सैंपल स्पेस होगा। दो कार्ड निकलेंगे तो उसके अलावा तो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मीन्स क्या होना चाहिए? दोनों ही नॉन एस होने चाहिए, दोनों ही नॉन एस होने चाहिए। x इक्वल टू 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें क्या हो सकता है कि पहला एस दूसरा नॉन एस, या फिर पहला नॉन एस दूसरा एस, और x इक्वल टू 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी पहला भी नॉन एस एंड दूसरा भी नॉन एस। फाइन, समझ आया? नहीं गलत कर दिया, पहला भी एस दूसरा भी एस, दोनों एस चाहिए, पहला भी एस एंड दूसरा भी एस। एक चीज याद रखना, जब आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो जो आपने सैंपल पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे इसमें ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए, जैसे एन उसमें आ गया, एन इसमें आ गया, एन दोनों इसमें आ गया और ए इसमें आ गया, चारों ऑक्यूपाई हो गए ना। अगर कहीं से कुछ बचता है तो समझ लेना आप गलत करोगे, फिर आपके प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आएगा, फिर आगे प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि एक तो छोड़ दिया आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं काउंट ही नहीं करी। अब इसमें अपन तो फिर एन ले लिया तो आपने एक को छोड़ दिया है, तो फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम आ रहा है उसका सम 1 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो एन की प्रोबेबिलिटी यानी पहला भी नॉन एस दूसरा भी नॉन एस, तो एसेस कितने होते हैं बोलो? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में एसेस कितने होते हैं? 4, एंड नॉन एस कितने होते हैं? 48। अब पहला नॉन एस चाहिए, दैट मीन्स 48/52, और दूसरा भी नॉन एस चाहिए और रिप्लेसमेंट है, तो अगेन 48/52 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। ये कितना होगा? 48 यानी कि क्या हुआ? 12/13 12/13। आपके पास तनीषा की कॉपी है क्या? तो फिर उधर मत देखो, इधर देखो और स्क्रीन पे देखो, सही है, ओके। 12/13 12/13 144, 47/51 हो जाता है, यस बिल्कुल, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ, जान करके मैंने एक विथ रिप्लेसमेंट दिया, एक विदाउट रिप्लेसमेंट दिया, दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन तो देखा जाए तो एक्जैक्टली पिछला ही क्वेश्चन है, बस उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है और इसमें विथ रिप्लेसमेंट है। 144 बाय कितना हो जाएगा बोलो? 12 12 13 13 169। इधर आ जाओ, पहला एस यानी 4/52, दूसरा नॉन एस यानी कि 48/52, और मैं इसी का दुगना कर देता हूं क्योंकि दूसरे जो एन ए की प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी यही आएगी, यही आएगी भाई, पहला नॉन एस 48/52 और एस 4/52, तो इसका ही दुगना कर दूं, एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये हो जाता है 4 से 13 और 12 से 13, ये 13, ये 12 से 13, तो 12 2 जा 24/169। आ जाओ लास्ट, पहला भी एस
एंड दूसरा भी क्या है, एस। काटो ना उसको, 13 1 बाय 169, सही किया। ठीक है, अब ऐड करो 144 और 24, 168 और 169 हो गया ना। बना लो टेबल। एक हाँ बार को वापस बताना कि आपने बताया था ना, मतलब हाँ, इक्वली लाइकली होता है इंडिपेंडेंट। इक्वली लाइकली तो बेटा सारा कुछ फिक्स नहीं है। टोटल लॉज, अभी देखो उसकी बात करते हैं। एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स की नंबर 0 1 2 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 कितना है, 144 बाय 169, 169। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 24 बाय 169, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 169। तो ये तो फाइनल आंसर है, और मीन वेरिएंस जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला वैसे निकाल सकते हो। देखो अभी मुझे एक चीज बताओ, ये सैंपल स्पेस में तनीषा को हेल्प करो भी थोड़ा सा, उसके माइंड में फिट नहीं बैठ पा रहा है। अभी मुझे बताओ, आप सारे लोग मिलकर सोच के बताओ, ये जो 4 सैंपल पॉइंट्स हैं, ए एन एन ए एन एन, क्या ये इक्वली लाइकली है चारों आना? तो फिर तो चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4 होती। क्या ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है? बस अब समझ आ गया। जब प्रोबेबिलिटीज बराबर होती हैं उनको कहते हैं इक्वली लाइकली। अभी देखो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या निकली हमारी, ये देखो ये निकली है ए की प्रोबेबिलिटी। एन की क्या निकली है, ए की क्या निकली है, चलो यहां लिख देता हूं 1/169। ए एन की क्या निकली थी, 12/169, और फिर उसका दुगना करके हमने, इसकी भी फिर 12 सेम ही निकली थी, इसलिए अपन ने दुगना कर दिया था। और उसकी क्या निकली एन की। तो 4 चीजें हो सकती हैं दुनिया में, लेकिन चारों चीजें बराबर प्रोबेबिलिटी से नहीं हो रही है। ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/169। इसका कारण है, आपको नंबर ऑफ एसेस चाहिए, तो नंबर ऑफ एसेस तो 4 ही है ना 52 में से, तो बराबर प्रोबेबिलिटी कैसे ले सकता है? डिपेंड करता है कि जो एक्सपेरिमेंट में से जो चीज आपको फेवरेबल है वो इक्वल वेटेज रखती है कि बाकी के कंपैरिजन में, तब उसके निकलने का जो इवेंट होता है वो इक्वली लाइकली होता है। अब 52 में से 4 ऑब्वियसली नॉट इक्वली लाइकली। और सिर्फ आपने कुछ ऐसा भी किया था ना, पहले विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे एक केस हमेशा विथ रिप्लेसमेंट हो और इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये विथ रिप्लेसमेंट तो है, बट इसमें एसेस इक्वल नहीं है ना, 4 ही है 52 के उसमें कॉम्बिनेशन में। अगर आधे होते, 26 होते, तो आपके बराबर चांसेस होते एस निकलने के भी और नॉन एस निकलने के भी। अभी एस निकलने के ना के बराबर चांसेस है, और नॉन एस निकलने के। अभी आपको मैं गेम खिलवाऊं आपको कि तनीषा आप तो तब जीतोगे जब इक्का आएगा, और इक्के के अलावा कुछ भी आएगा मैं जीतूंगा। आप कहोगे सर ये तो नॉट फेयर गेम हो गया, इक्के तो 4 ही होते हैं, ऑब्वियसली मेरे तो हारने के चांसेस ज्यादा हो गए ना। तो ये अनलाइकली इवेंट्स है। अगर इक्के बराबर होते, 52 में से 26 इक्के होते, तब बराबर हो जाता, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाते। तो विथ रिप्लेसमेंट हो, प्लस जो चीज फेवरेबल है वो इक्वल हो, इक्वल नंबर क्वांटिटी में। हाँ, जैसे 26 रेड एंड 26 ब्लैक है, तो ये इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स हैं और विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। क्योंकि मान लो एक रेड निकल गया, अब आप वापस नहीं डाल रहे हो, तो अब वापस ब्लैक आने के चांसेस नेक्स्ट टाइम बढ़ गए, क्योंकि रेड तो एक कम हो गया। ठीक है, क्लियर है। और जो आप सैंपल पॉइंट्स बनाते हो, उन सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर हो जाती है इक्वली लाइकली आउटकम्स में, जैसे 1/4 1/4 1/4 1/4। और जब बराबर बराबर नहीं होती है तो वो इसीलिए बराबर नहीं हुई है क्योंकि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। और सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट तो हमेशा उसमें तो चांसेस बहुत ना के बराबर है। अब कोई स्पेशल क्वेश्चन ही ऐसे मॉडिफाई होके आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी चांसेस नहीं ना के बराबर होते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स मिले। हाँ हाँ हाँ, साइमल्टेनियस अगर ड्राइंग हो रही है दो बॉल्स की, दो पत्तों की, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस के बराबर है। भाई एक पत्ता निकाला, उसको वापस नहीं रखा, इधर पटक दिया, दूसरा पत्ता निकाला, या दोनों साथ में निकाल दिए, तो बात तो एक ही हुई ना। एक ही बात हुई कि नहीं हुई? 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकाल के इधर रखा, फिर दूसरा हाथ डाला, एक पत्ता निकाल के यहाँ रखा। अब 2 पत्ते वहां 50 पत्ते हैं। मैं ऐसे भी कर सकता था कि दोनों पत्ते एक साथ निकाल के वहां रख देता, अभी भी 50 पत्ते हैं, 2 पत्ते हैं, बात तो एक ही हुई। तो साइमल्टेनियस अकरेंस या विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिव अकरेंस एक ही बात होती है, और विथ रिप्लेसमेंट सक्सेसिव अकरेंस एक एंटायर डिफरेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें करीब करीब सारे इंडिपेंडेंट होते हैं।
आप डाय को, दो डाय को उछालो, हमेशा दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स मानेगा, या फिर एक डाय को ही दो बार उछालो, तो ऑब्वियसली पहले क्या आया उसका मतलब नहीं होगा अगले वाले, तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होते हैं, वो वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमेशा। लेकिन दो है ना बेटा, हाँ वहां पे साइमल्टेनियस है, लेकिन तो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी में अपन कितने भी थ्योरी बना लें, अल्टीमेटली लॉजिक ही काम आता है। जैसे आपने एक वो बताया था ना, केमिस्ट्री में आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितने भी लॉजिक्स बना लो, कितने भी थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूलाज बना लो, रट लो, एग्जाम्पल एक अलग ही निकल के आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी है। मैंने तो उसमें देखा था, वो एक वेब सीरीज आई थी ना अभी, कोटा फैक्ट्री में बताया था उसने कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ये सब कुछ होता है। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही, आप कितने भी थ्योरी बना लो, समझ लो ये बनाया गया है आपके लिए कि आप थोड़ा बहुत समझो। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी में तो फाइनली लॉजिक बेस्ड ही आएगा, आपको घुस जाना पड़ेगा उस एक्सपेरिमेंट में। आप ऐसे मान लिया करो, कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, उसको अपनी हार जीत पे मान लिया करो, क्या ऐसा आ गया तो मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा, और ऐसा आ गया तो सामने वाला हारेगा या जीतेगा, फिर आपका दिमाग तेज चलेगा। फिर आप खुद जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे, अच्छा मेरे जीतने के चांसेस कितने हो गए और मेरे हारने के चांसेस कितने हो गए। ठीक है ना, अपने पे ले लो, तो अपने पे ले लोगे तो जल्दी से दिमाग तेज काम करने लग जाएगा। ओके, फाइनल क्वेश्चन पे चलें बेटा। हाँ जी, तो two cards are drawn at random from a pack of 52 cards, one by one without replacement. What is the probability of getting the first card red and second card check? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो कार्ड्स निकाल रहे हो, अगेन 52, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो तो यानी कि डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द फर्स्ट कार्ड, तो क्या आना चाहिए बेटा, रेड आना चाहिए, और दूसरा कार्ड क्या आना चाहिए बेटा, जैक आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, लेट अस से ये मेरे 52 कार्ड्स हैं, कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं। इसमें से दो कार्ड निकाल रहे हो आप, वही कार्ड वन एंड कार्ड टू। अब मुझे बताओ रेड नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, रेड नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। अगर इस 52 पत्तों को मैं रेड और नॉन रेड के हिसाब से डिवाइड करूं, रेड एंड नॉन रेड, अब नॉन रेड ऑब्वियसली ब्लैक है, चलो ब्लैक लिख देता हूं, रेड एंड ब्लैक के हिसाब से डिवाइड करूं तो 26 होते हैं, राइट, होते हैं। और इन्हीं को अगर मैं डिवाइड करूं, दूसरा क्या कहा था उसने, जैक, दूसरा क्या कहा था उसने, जैक, तो इसी का ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं, जैक एंड नॉन जैक, जैक एंड नॉन जैक। तो जैक एंड नॉन जैक के हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो जैक कितने होते हैं 4 एंड नॉन जैक कितने होते हैं 48। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, एक तो रेड नॉन रेड और एक जैक नॉन जैक। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए साहब, आपको ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड रेड एंड द सेकंड कार्ड जैक। आपको दो बातें चाहिए, पहला कार्ड तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, मान लो ए और बी दो इवेंट मान लेता हूं, ए इवेंट है कि फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, रेड, और बी इवेंट मान लेता हूं कि सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, जैक। और अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी चाहिए। कुल मिलाकर बात ये कि आपको ए इवेंट भी घटित कराना है और बी इवेंट भी घटित कराना है। आपको पहला कार्ड भी 100% रेड ही चाहिए और दूसरा कार्ड 100% क्या चाहिए, जैक चाहिए। इज दिस क्लियर, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि सपोज करो मैंने एक कार्ड निकाला और मान लो वो रेड निकला, आपको पहला कार्ड रेड चाहिए, तो आप सीधा सीधा कह दोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए कर दो उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए कर दो, ये मैं मान लेता हूँ बात। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने रेड कार्ड निकाला, रेड कार्ड निकाला, तो रेड कार्ड निकलने के बाद अब जैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन हो सकता है ना कि जब मैंने निकाला था तो वो रेड निकला ही नहीं था, समझ रहे हो। यानी जो चीज आपको चाहिए ना ए बी, ये होने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सोचो। ए बी चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, पहला कार्ड रेड चाहिए, दूसरा कार्ड जैक चाहिए, यह तो आपको 100% चाहिए। ठीक है, तो ये होने के, अब आप ये सोचो कि रेड और जैक के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई। पहला कार्ड रेड आ जाए,
और दूसरा कार्ड जैक आ जाए, या तो ये हो जाए, पहला कार्ड नॉन रेड आ जाए, यानी ब्लैक लिख देता हूं उसको, और फिर दूसरा कार्ड जैक आ जाए, पहला कार्ड रेड आ जाए लेकिन दूसरा कार्ड नॉन जैक आ जाए, एनजे लिख देते हैं इसको, एनजे, और पहला कार्ड ब्लैक आ जाए और दूसरा कार्ड नॉन जैक हो जाए। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप। आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यानी आपको इसमें से रेड एंड जैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी आपका फेवरेबल तो पहला ही है, आपका फेवरेबल केस तो क्या है, पहला ही है, और बाकी केसेस आपके फेवरेबल नहीं है। ठीक है, सर इसमें पता है इसलिए करना क्या है, तो केस समझ में आया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली किसी टॉपिक पे डायरेक्ट नहीं बात कर रहा है ना, आपको सोचना ही पड़ेगा। हाँ, देखो मुझे एक चीज बताओ, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं क्या? पहला कार्ड निकाला, पहला कार्ड निकाला, वो रेड निकल सकता है या रेड नहीं भी निकल सकता है, E1 E2 ले लिया, रेड निकल सकता है और रेड नहीं भी निकल सकता है, लेकिन आपको तो पहला कार्ड रेड ही चाहिए ना। देखो क्या कह रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक। फर्स्ट कार्ड तो आपको रेड ही चाहिए, चलो ट्राई करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जे, आपको क्या चाहिए, पहला कार्ड रेड चाहिए, पहला कार्ड रेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 26 बाय, अब प्रॉब्लम ये है ना कि सेकंड कार्ड जैक जो आपको चाहिए, आपने जो पहला रेड निकाला हो सकता है उसमें जैक निकल गया हो। अब आप कैसे पता लगाओगे कि सेकंड टाइम में विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो 51 कार्ड्स तो हो गए, 51 कार्ड्स तो हो गए, लेकिन अब जैक कितने बचे? अगर रेड कार्ड में से मान लो जैक निकल जाएगा तो 3 जैक बच गए, और नहीं निकलेगा तो 4 जैक बचेंगे। तो 2 केस बन सकते हैं ना, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हुआ इसमें सर। तो देखो अगर पहले ये तो मान लो रेड कार्ड निकल गया, ये तो निकल गया रेड कार्ड, अब रेड कार्ड के साथ मान लेते हैं कि जैक भी निकल गया, या जैक हाँ चलो ऐसे मान लेते हैं जैक भी निकल गया, तो जैक निकल गया तो कितना जैक्स बचे यहाँ पे, 3 जैक बचे। या तो ये होना चाहिए, ये आपका फेवरेबल केस है, या फिर क्या होना चाहिए कि पहला रेड निकला और पहले रेड में जैक नहीं निकला, तो नहीं निकला तो अब जैक कितने बचे हैं, 4/51। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। तो 3 से 51 कटता है क्या? वो 3 तो सोचो ही मत ना भाई, ये काम तो हमको करवाना ही नहीं है ना, हमको तो आरजे ही चाहिए ना, सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ आरजे ही मेरा फेवरेबल केस है ना। अब आरजे कितने तरीके से हो सकता है वो सोच रहा था मैं तो भाई, पहले रेड निकला, उस रेड में जैक निकला होगा, तो फिर जैक निकलने के चांसेस 3/51, पहला रेड निकला, उस रेड में जैक नहीं निकला होगा, तो 4/51। क्लियर ना? पहले तो आप कार्ड्स के बारे में नॉलेज, जैक फॉर जे, देखो इधर देखो गुलाम, देखो इधर देखो, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, इधर देखो 26 रेड कलर कार्ड्स होते हैं एंड 26 ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं, एंड 26 रेड कलर कार्ड्स भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। रेड कलर कार्ड्स को आप क्या किस किस में डिवाइड करते हो, डायमंड एंड हार्ट, डायमंड एंड हार्ट, डायमंड इस टाइप का बना हुआ होता है, हार्ट आपको पता ही है इस टाइप का बना हुआ होता है, जिसको आप पान बोलते हो, पान और ईट। इधर आ जाओ, ब्लैक कलर के कार्ड हैं तो ब्लैक से बना देता हूं, स्पेड एंड क्लब, स्पेड मतलब चिड़ी, इस तरीके से बनी हुई होती है। हाँ सही कह रही है, स्पेड हुक्म होता है, स्पेड हुक्म होता है, हुक्म बनता कैसे लेकिन, देखो ऐसे स्पेड, क्लब तो ऐसे होगा, पेड़ जैसा तो क्लब होगा ना, कैसे, हाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये क्लब जो है थोड़ा सा चिड़िया टाइप का होता है, जिसको अपन चिड़ी कहते हैं ना। अब ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। अब इन 13 का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि सबसे पहले तो सब में किंग ले लो, किंग के बाद क्वीन, क्वीन के बाद जैक, और जैक के बाद फिर 10 to 9 नंबर्स आते हैं, 10 to 2 नंबर्स आते हैं, 10 9 8 10, और लास्ट में जाके एस, A4 एस, और ऐसा कैसे ये 13 के 13 वापस रिपीट होंगे। तो जैक एक इसमें से आएगा, जैक एक इसमें से आएगा, जैक एक इसमें से आएगा, और जैक एक इसमें से आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जैक्स कितने हो गए, 4। तो 4 में से 2 जैक तो रेड हैं
और 2 जैक ब्लैक हैं। अब आपने रेड कलर्ड कार्ड निकाला तो हो सकता है ना कि उसमें से एक जैक भी निकल गया हो, वो जो रेड कलर कार्ड निकाला वही जैक हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सेकंड केस में अब आपको अगला जैक चाहिए, तो एक जैक निकल चुका है तो 3/51 करेंगे, एक बार ये केस कंसीडर करेंगे, फिर प्लस करेंगे क्योंकि एक और केस बनता है, जितने भी केसेस बनते हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के ही फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। सेकंड केस क्या सोचा मैंने कि हो सकता है कि पहला जो रेड कार्ड निकला था उसमें जैक नहीं निकला था, तो पत्ता तो एक कम हो गया बट जैक सारे के सारे अभी हैं, तो 4/51 किया नेक्स्ट टाइम। समझ आया? अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर है, मुझे नहीं लगता किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, किया था क्या? किया था, तो फिर आंसर निकालना जरूरी है। आंसर निकालो। 1/2 तो ये हो जाएगा 3/108 और वो हो जाएगा 4/108 यानी कि 7/108। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ये आंसर है। तो आपने एक ही केस किया है तो या तो 3/108 लाए होंगे या 4/108 लाए होंगे। क्या लाए हो? 2/51 यानी कि आप लाए हो 2/51। कहां से आया 2/51? तो कहीं से भी नहीं आएगा, एक केस भी ले लोगे तो इस 4/108, हाँ 4/108 आ रहा है 2/51, बिल्कुल सही। यानी कि आपने ऐसे मान लिया कि जो रेड कलर कार्ड निकला 54 कहां से आया? अरे मैंने गलत किया यार, 51 इंटू 2 104 होता है, लड़ो मत। 2 इंटू 1 2 1 या 2 102 होता है एक्चुअली। अब ठीक है, ठीक है ना? तो 4/102 यानी कि 2/51 है ना, 2/51 आ रहा है ना आपका। तो आपने वही वाला केस दिमाग में आया कि पहला तो रेड निकला, तो रेड कितने होते हैं 26/52 इंटू दूसरा क्या निकला, जैक निकला, तो जैक आपने सोच लिया 4/52, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो जैक आपने कैसे मान लिया कि जो रेड निकला उसमें जैक नहीं निकला होगा। ठीक है ना, क्लियर है? मैंने तो उसमें बेस थ्योरम का तो कहीं कुछ रोल ही नहीं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर। प्रगति एंड तनिषा थ्रोस ए डाइस, ये पहले भी किया था अपन ने, एग्जांपल में है। कैसे किया था इसको याद दिलाओ थोड़ा। वन ऑफ देम गेट्स ए 6 एंड विंस द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। तनिषा स्टार्ट्स फर्स्ट। देखो तनिषा ने पहले स्टार्ट किया, अब वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी पहले स्टार्ट करे, लेकिन ये है कि जो पहले स्टार्ट करेगा उसकी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी और जो बाद में स्टार्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी। तो अल्टरनेट तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं, जिसका पहले 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। आपने मूवीज में आजकल एक गेम खेला होगा, देखा होगा, रिवॉल्वर में एक बंदूक की गोली रख देते हैं, पहले वो विलेन खुद पे ट्राई करता है, डेयरिंग, आजकल विलेन ज्यादा डेयरिंग है ना, पहले पहले खुद पे ट्राई करता है, फिर अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड टाइम उस पर ट्राई करता है, फिर उस पर लग गई तो ठीक है, फिर फर्स्ट थर्ड टाइम इस पे अल्टरनेटिवली ट्राई करते रहते हैं ना। तो वो का वही काम है कि जो अब ऑब्वियसली जो पहले ट्राई करेगा उसके मरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पहली बार में खत्म तो फिर खत्म, ठीक है ना, क्योंकि एक ही गोली है उसमें। तो वही बात है कि प्रगति एंड तनिषा में से जीतेगा वो जिसका 6 आ गया, और जैसे 6 आ जाएगा उसी टाइम गेम स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आगे गेम नहीं चलेगा। तो जो पहले ट्राई करेगा उसका मान लो पहली बार में 6 आ गया तो फिर उसको तो चांस ही नहीं मिला अगली को तो। ठीक है, तो तनिषा ने स्टार्ट किया तो तनिषा के जीतने के चांसेस ज्यादा है। शॉर्टकट ये है 6/11 5/11 आंसर था 6/11 तो उसका है जिसके चांसेस ज्यादा है 5/11। अब वो आया कैसे वो देख लो। देखो तनिषा स्टार्ट करेगी तो तनिषा का या तो फर्स्ट टाइम में 6 आ जाएगा, ये फर्स्ट टाइम है ना, या सेकंड, या फिर आएगा थर्ड टाइम में 6, या फिर आएगा फिफ्थ टाइम में 6। तनिषा के जीतने के चांसेस बता रहा हूं मैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तनिषा को मैं ले लेता हूं, टी इवेंट मान लेता हूं कि तनिषा जीतती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी या तो फर्स्ट टाइम में 6 लाएगी या सेकंड थर्ड टाइम में लाएगी, क्योंकि सेकंड तो उसको चांस मिला ही नहीं, या फिर फिफ्थ टाइम में लाएगी। तो इसको मैं देखूं पहली बार 6 आने के चांसेस यानी कि 1/6, ठीक है, प्लस तीसरी बार 6 आने के चांसेस का मतलब हो गया पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में अगेन 6 नहीं आया, अब ये इंडिपेंडेंट है तो 5/6 ही कर रहा हूं, है ना, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। तीसरी बार में 6 आ गया, ये तीसरी बार में जीतने के चांसेस हो गए तनिषा के। देखो तनिषा, मेरी बात सुनो, तनिषा पहली बार में जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तनिषा पहली बार में कब जीतती है? जब पहली बार में 6 आ जाता है, 1/6 प्रोबेबिलिटी। एक केस ही हो गया। अब तनिषा का मान लो पहली बारी में वो नहीं जीती तो वो तीसरी बारी में जीतेगी, दूसरी बारी में तो जीतती नहीं है क्योंकि दूसरी बार तो चांस ही प्रगति का है। तो तीसरी बारी में तनिषा के जीतने के चांसेस बताओ। तो तीसरी बारी में तनिषा जीती यानी कि पहली 2 बारी में 6 नहीं आया हुआ तभी तो उसको चांस मिला है, तो पहली 2 बारी में नॉन 6 आया है,
नॉन 6 नंबर आया तो 5/6 और तीसरी बारी में 6 आ गया। नॉन 6 पहली बारी में, दूसरी बारी में भी नॉन 6 और तीसरी बारी में एक 6 आ गया और तनिषा जीत गई इस केस में। ठीक है, अच्छा जी, अभी अपन केवल और केवल तनिषा के जीतने के चांसेस काउंट कर रहे हैं। फिर देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने कहा जो जिस चीज का मैं चीज पूछूं उसी का जवाब देना। मैंने कहा तनिषा पहली बारी में जीत गई, इसके चांसेस बताओ। तनिषा पहली बारी में जीत गई, इस बात को डिकोड करो, दैट मींस पहली बारी में 6 आया है, 1/6। तनिषा दूसरी बारी में जीत ही नहीं सकती गेम के अकॉर्डिंग, जीतेगी तो फिर वो तीसरी बारी में जीतेगी। अब तनिषा तीसरी बारी में जीते हैं, इसके चांसेस बताओ। तो आपने सोचा तनिषा तीसरी बारी में जीती है, दैट मींस पहली और दूसरी बारी में 6 नहीं आया, क्योंकि अगर पहली और दूसरी बारी में 6 आ जाता तो तनिषा का नंबर ही नहीं आता और तीसरी बारी में उसे जीत ही नहीं सकती। तनिषा तीसरी बारी में जीती है, दैट मींस पहले भी नॉन 6 नंबर आया है, 1 2 3 4 5 में से है, दूसरी बार में भी 1 2 3 4 5 और तीसरी बार में 6 आया, तभी तो तनिषा तीसरी बारी में जीती है। तो पहले नॉन 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, सेकंड में भी नॉन 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड थर्ड बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। समझ आया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब तनिषा फिफ्थ टाइम में जीती, क्योंकि फोर्थ टाइम में तो वो जीत ही नहीं सकती है, तो फिफ्थ टाइम में वो जीती है, दैट मींस फिफ्थ टाइम में 6 आया है, बाकी 4 पिछलों में 6 नहीं आया है। तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये तो 6 नहीं आया है, और इंटू ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5। अब ऐसे करते ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिफ्थ सेवंथ आएगा, फिर 9th आएगा। 2-3 केसेस मैंने बना दिए, तो इसको फिर मैंने देखा है कि इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। तो ये क्या है, 1/6 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, यस और नो? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, 1/6 इंटू 5/6 का होल की पावर 4। इज दिस क्लियर? तो क्या ये एक जीपी बन रही है जिसमें ए तो है 1/6 और आर है 5/6 का होल स्क्वायर। भाई ए से आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस नंबर से अगेन आर मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो 5/6 की पावर 4 हो गई, फिर आगे अगेन आर मल्टीप्लाई होगा। और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज के सम का, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, याद है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए तो रखना है ऊपर, 1 माइनस आर रखना है नीचे। आर क्या है, 5/6 का होल स्क्वायर, 25/36। तो 1/6, 36 माइनस 25 कितना होता है बोलना, 11/36। 6 से ये 6 टाइम्स कट गया, 6 ऊपर चला जाएगा, तो तनिषा के जीतने के चांसेस क्या हो गए, 6/11। एक बार ये निकाल लिया, एक बार ये निकाल लिया, तो प्रगति के जीतने के चांसेस 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रगति विनिंग कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ तनिषा विनिंग, यानी 1 माइनस 6/11। क्योंकि बात तो दो ही हो सकती है ना, या तो प्रगति जीतेगी या तनिषा जीतेगी। तो अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। कोई कहे कि नहीं सर प्रगति की भी आप ऐसे ऐसे करके बताओ, ये तो प्रगति के अपन ने डायरेक्ट निकाल ली, लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं प्रगति की भी आप ऐसे ऐसे करके बताओ कि सेकंड टाइम में जीतेगी या फोर्थ टाइम में, वो भी ट्राई कर लो। तो प्रगति अगर जीतती है तो या तो वो सेकंड टाइम में जीतती है, या फिर वो फोर्थ टाइम में, या फिर 6th टाइम में। बोलो सेकंड टाइम में प्रगति के जीतने के चांसेस बोलो कनिष्का, सेकंड टाइम में प्रगति के जीतने के चांसेस बोलो। 1/6 क्यों, फर्स्ट तनिषा हारी 1/6। फोर्थ टाइम में इसके जीतने के चांसेस बोलो, यानी 5/6 का क्यूब इंटू 1/6। हाँ, आपके हारने की बात मत सोचो, आप तो ये सोचो फर्स्ट ट्रायल में एक नॉन 6 आया, वो तनिषा का था, सेकंड ट्रायल में 1/6 आया, मतलब 6 आ गया। अब फोर्थ बारी में ये जीते, यानी शुरू की 3 ट्रायल्स में नॉन 6 आया, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, और फोर्थ ट्रायल में 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी 1/6। अब 6th टाइम पे ये जीती है, दैट मींस पहले 5 ट्रायल में नॉन 6 आया है और 1/6 है। तो अब इन सबको ऐड करेंगे और ऐसे चलता जाएगा। तो अब की बार देखो क्या कांस्टेंट है, वही 1/6 कांस्टेंट है, और आर क्या बना है, आर क्या बना है, एक मिनट देखो, इस बार ए जो है वो 5/36 है। देखो मेरी बात सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, 5/6 इंटू 1/6 को क्या लिख सकते हो, 5/,
36। इसमें से एक 5/6 इसको दो, एक 5/6 इसको दो, तो ये भी 5/36 और क्या बचा फिर 5/6 का स्क्वायर। इसमें से भी 5/6 एक इसको दो तो 5/36 और फिर क्या बचा 5/6 का होल की पावर 4। तो कुल मिला के कांस्टेंट चीज क्या आई 5/36 5/36 5/36। तो ए हो गया मेरा 5/36। ए क्या हो गया भाई, पहली टर्म क्या है 5/36। पहले ए क्या होता है बेटा, पहली टर्म होती है, ए इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये पूरी लोगे ना, फर्स्ट टर्म तो ये पूरी लोगे ना, 5/36 फर्स्ट टर्म। अब इस फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई होकर सेकंड टर्म मिली, वो होता है आर। तो आर देखो फर्स्ट टर्म में 5/36 के स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया 5/6 का होल स्क्वायर, यानी वही 5/36 मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप वही चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रगति विनिंग क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, फॉर्मूला तो ही लगेगा, इनफाइनाइट सीरीज है। तो 5/36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/36 ही हो जाएगा ना, 5/36 इसका 25/36 सॉरी 5/6 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5/36 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 अगेन 11/36, ये हो गया 5/11। तो इसको आप 1 माइनस 6/11 करके भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सर ये जो है ना a/1 माइनस r ये किसका फॉर्मूला है, जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। एंड सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, sum of first n terms of NGP, sum of first n terms of a डिवाइडेड बाय 1 में, ये तो इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला हो गया ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय a इंटू, नहीं वो तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय r टू द पावर n माइनस 1, चेक करो यही होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आ रहा है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। और अगर अच्छा इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि ये r टू द पावर n माइनस 1 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 टू द पावर 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही आंसर देते हैं एक्चुअली, दोनों फॉर्मूले सेम ही आंसर देते हैं। तो इनफाइनाइट जब होता है ना, तो इनफाइनाइट में ये 1 माइनस r टू द पावर n है, ये एज इट इज हट जाता है और बचा हुआ रह जाता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हो जाता है। और आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हो सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला बस एक चैप्टर में ही काम आता है तो उसके बाद काम कम ही आता है, इतना ज्यादा कॉमनली यूज किया वाला नहीं है, तो मिस आउट हो जाता है कई बार। आप क्रॉस चेक कर लेना ना, 11th क्लास की बुक से कर लेना, नहीं तो नेट पे देख ले। क्लियर है, टोटल पेपर क्लियर है भाई? सो टेल मी द फाइनल स्कोर। दो क्वेश्चन डाउट है, ओके इसको खत्म कर देते हैं एक बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अच्छा देखना है, देखो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।